नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों ही नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति से रहें, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की ये तस्वीरें 5 बरस बाद देखने को मिली। अपने विस्तारवादी नीति के चलते भारत से रिश्तों में खटास लाने वाले चीन को अब समझ में आ गया है कि भारत के साथ उससे संबंधों को बेहतर करना ही होगा। करीब 1 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने इस मुलाकात के दौरान ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बनाई, उस पर भी बात की। पीएम मोदी ने इसका स्वागत किया। हालांकि ये सहमति मुलाकात से पहले ही बन गई थी और इस सहमति से ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट भी शुरू होगा। दोनों देशों के बीच देपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग जो है वो बहाल की जाएगी। साल 2020 के बाद डेमचोक में चीन ने जो नए टेंट लगाए थे वो हटाए जाएंगे और ये भारत और चीन के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, वो मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में हाल ही में एलएसी को लेकर जो समझौता हुआ वो भी भारत और चीन के रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से नारा दिया जाता है कि भारत चीन जो है वो भाई भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास उत्पन्न हुई। लेकिन अब हिंदी खबर ये सवाल कर रहा है कि आखिर कितना सफल हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन। मोदी जिनपिंग मुलाकात आखिर कितनी असरदार होगी? एलएसी पर तनाव कम होने से रिश्ते सुधरेंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। एलएसी पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति लौटेगी? ये चीन की चाल है या ये दोस्ती की नई शुरुआत है? दरअसल ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से चीन कभी चालबाजी दिखाता है तो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इसीलिए ये सवाल उठता है कि ये चीन की चाल है या दोस्ती की कोई नई शुरुआत है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और हम जानेंगे कि भारत और चीन के लिए आखिर ये जो वार्ता हुई, ये मुलाकात हुई, ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसका आगे क्या संदेश जाएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ कर्नल विवेक शर्मा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास जाना चाहूंगी, आखिर हम क्या समझे, क्योंकि जिस तरह से गलवान में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई, उसके बाद से मान लीजिए कि ऐसा लगा कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि चीन कभी तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, कभी चालबाजी दिखाता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ये हो रहा है, क्या फिर से हिंदी चीनी भाई भाई होने वाले हैं? देखिए, भारत और चाइना के बीच में जो एक लंबे समय से चल रहा जो गतिरोध है, जो संबंधों में जो एबनॉर्मल सिचुएशन थी, अब इस सहमति के बाद की जो रिमेनिंग इश्यूज है, जो डेपचांग और डेपसांग का एरिया है, डेमचौक और डेपसांग का एरिया, वहां पर भी अब दोनों देश उसी तरीके की पेट्रोलिंग की व्यवस्था में आ गए हैं जैसा कि अप्रैल 2020 के पहले था। और जो अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को, जो कि चाइना ने अपने एक्शंस की वजह से बिगाड़ दिया था, अब वो फिर से रिस्टोर हो गया है। और ये जो शर्त है, ये भारत की शर्त डे 1 से थी और भारत ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक आप अप्रैल 2020 का स्टेटस को बहाल नहीं करेंगे, तब तक भारत और चाइना के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में पिछले 5 वर्षों से कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं हुई थी। यद्यपि कि इनफॉर्मली वो कुछ मंचों पर जरूर मिले थे, लेकिन फॉर्मल जो टॉक्स हैं वो संभव नहीं थी, क्योंकि भारत की जो शर्त थी कि जो संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं कि जब अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है वो बहाल हो। और अब जब चाइना इस बात के लिए सहमत हो गया है कि वो डेपसांग और डेमचौक के एरियाज में उसी तरीके की पेट्रोलिंग करेगा जैसा कि प्री 2020 अप्रैल 2020 के समय में होती थी, तो जाहिर है कि इसमें भारत और चाइना के बीच में संबंधों की बहाली के लिए
जो जो एक वातावरण था उसका निर्माण किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग ठीक के है बीच सर। में मुलाकात हुई। जी जी, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। डॉक्टर कर्नल जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आखिर क्योंकि ये चीन की कोई नई चाल तो नहीं है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर पीठ पीछे छुरा भी घोंप देता है, धोखेबाजी करता है। तो यहाँ पर जो स्थिति हमने 2020 में देखी थी वो अब आगे नहीं होगी। और सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि ये भारत के साथ धोखेबाजी तो नहीं है। वर्षा जी, कोई भी रिलेशंस दो कंट्रीज के बीच में परमानेंट नहीं होता है, हर वक्त ये टेम्परेरी होता है। अभी आज रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कल को खराब हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे ही रहेंगे। अभी तो साथ में अभी अगर 1962 1962 की लड़ाई से देखें और अभी तक का ऐसे खट्टा मीठा माहौल चलता रहा है। 62 में हमने काफी धोखा खाया था चीन से, हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली फौज अपना मजबूत होती रही है। हम अपना काम करते रहेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न लद्दाख में बढ़ाते रहेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश में अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, और जितना हम हमारी मिलिट्री पावर मजबूत होगी उतना एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का दोनों देश के लिए जरूरी हो जाएगा। अगर एक भी कंट्री कमजोर है तो दूसरा कंट्री बाउंड नहीं होता उस एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए। अगर विपक्ष भी आपका स्ट्रांग है तभी दूसरा कंट्री भी कहेगा कि अभी इससे लड़ाई लड़ना हमारे लिए हित में नहीं है। तो जहां तक अभी जो टॉक्स चल रही हैं, जो अभी आज जिनपिंग और मोदी जी ने आपस में बातचीत की, इसका पेट्रोलिंग एग्रीमेंट का जैसे बताया कि ये तो 2020 से पहले जो हमें जैसे बफर जोन होना चाहिए था, बफर जोन बनेगा और पेट्रोलिंग राइट्स दोनों कंट्री को मिलेंगे। जहां तक आर्मी, इंडियन आर्मी का वापस आना या चाइनीज पीएलए का वापस जाना, वो अभी मुमकिन नहीं। अगर होगा तो बड़े फेज मैनर में होगा वो। उसके साथ ही ये बिजनेस जो आपकी ग्रोथ है वो भी लिंक रहती है, तो कई मुद्दे एक साथ जुड़े होते हैं। तो हम एक दिन में किसी नतीजे में नहीं पहुंचते कि आज मीटिंग होगी तो सब बढ़िया बढ़िया भी हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा नहीं होने वाला। हम अपने कैलकुलेटिव तरीके से काम करेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे। जहां पर एक बैलेंस बनेगा दो कंट्रीज के बीच में, जहां पर उनको हमें होगा कि हमें नुकसान नहीं है, उनको होगा, तभी आपके रिश्ते जो आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिजनेस में भी देखो, उनका जो एक्सपोर्ट है इंडिया में 100 बिलियन का है, हमारा सिर्फ 12-16 बिलियन का है। तो इसमें डिस्पैरिटी बहुत है। हमने अपनी ग्रोथ भी देखनी है, तो सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों को मद्देनजर रखते एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका। क्या यहाँ पर दोनों देशों के बीच एक मजबूरी भी है क्या? क्योंकि सर हम सभी जानते हैं कि भारत देश जो है वो चीन के साथ में एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, और ऐसे में जाहिर तौर पर सीमा पर तनाव होगा तो इसका असर दोनों देशों पर पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से भी हम देखें तो क्या एक मजबूरी के तौर पर यह समझौता हुआ है, या वाकई में दोनों देश ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वो और प्रगाढ़ हो जाएं और मजबूत हो जाएं? देखिए, इसको दो तरह से आप देखिए। पहले तो ये है कि ये मजबूरी नहीं है, हम इसको मजबूरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब डिप्लोमेटिकली हम एंगेज होते हैं तो मजबूरी हम नहीं बोल सकते हैं। ये बिन बिन सिचुएशन है, पहला पॉइंट है। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा क्यों बिन बिन सिचुएशन। दूसरा ये है कि ये आइसिंग ऑन द केक है। 1900, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाए, डिकोड करना चाहूंगा। 1988 के बाद जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब उस समय चाइना में जाते हैं, तो वहां के जो डेंग वो प्रेसिडेंट होते, उन्होंने कहा कि क्या हम अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़े? तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते यस, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद 88 के बाद से फिर जून 2003 में आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी चाइना जाते हैं, और वहां जाकर के फिर यही सवाल फिर वहां उठता है कि इतना जो गैप था, उस गैप के बाद फिर जो बर्फ पिघल रही थी, जो हमारे रिश्तों की बर्फ पिघल रही थी, तो ये फिर सवाल पूछा कि अतीत को भूला जाए। तो जब चाइना और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं अतीत चूंकि हमारा इतना अच्छा नहीं था, और लेकिन उस आधार पर हम आगे ना बढ़े, ये डिप्लोमेसी नहीं कहती है। तो इस फ्रंट में मैं ये कह सकता हूं कि दूसरा पॉइंट है आपका जो मजबूरी है।
मैंने कहा कि डिप्लोमेसी में मजबूरी नहीं होती, ये एक्सक्लूसिव विन विन सिचुएशन है। कैसे विन विन सिचुएशन है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा इंपोर्ट और चाइना का एक्सपोर्ट, हमारा जो ट्रेडिंग चाइना के साथ होता है वो हमारा इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है। दैट मीन्स भारत चाइना के लिए एक बाजार है, और यदि हमारा पॉलिटिकल टेंशन ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग खिंचता है तो चाइना की इकोनॉमी हर्ट होगी, जो पहले से अपने आप में इकोनॉमिक स्लो डाउन है। चाइना नहीं चाहता है कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रुके। भारत के लिए क्यों विन-विन सिचुएशन है? भारत दुनिया में एक नॉन वेस्टर्न ऑर्डर खड़ा करने के लिए हमेशा कोशिश किया है, और चाइना रूस उसको एंटी वेस्ट को मॉडल में बनाना चाहते हैं। भारत चाहता है कि दुनिया के जो भी ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन है, जो यूरोसेंट्रिक ऑर्डर है, वहां पर जिस तरीके से पूरी तरह से हेजेमनी चलती है अमेरिका की, वो कम हो और नॉन वेस्टर्न ऑर्डर। और इसकी शुरुआत भारत में G20 से इसकी शुरुआत हो गई थी। और G20 पर जब चाइना का ना होना एक तरह से हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं था। जब तो एशिया की दो बड़ी ताकतें जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो मोस्ट ग्रोथ रेट, जिनका सबसे अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, यदि दो ताकतें साथ आती हैं तो ये वैश्विक ऑर्डर पर एक नया इवॉल्विंग फेज होगा। और वो ये फेज होगा जो आने वाली जो सदी है, इनफैक्ट 21st सेंचुरी को कहा जाता है कि एशिया की सदी होगी, लेकिन जो आने वाला जो समय है निस्संदेह वैश्विक लेवल पे एक नया तरह का ऑर्डर होगा, जिसको रीऑर्डरिंग कह सकते हैं। पॉलिटिकल रीऑर्डर होगा, इकोनॉमिक रीऑर्डर होगा। और वो इकोनॉमिक रीऑर्डर ये होगा कि रशिया, चाइना और इंडिया, जो RIC का जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सिर्फ 3 देशों का नहीं है। ये फॉर्मेट एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था को बदलने वाला है जहां से यूरोसेंट्रिक ऑर्डर का जो हेजेमनी है वो टूटेगी। लास्ट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा उस स्टेटमेंट से, जब आदरणीय प्रदेश मंत्री वहां जाते हैं G7 पर, और उनसे पूछा जाता है कि आखिर ब्रिक्स की आवश्यकता क्या है, उन्होंने साफ जवाब दिया था कि G7 इसके आगे नहीं हो सका। इसका मतलब है दुनिया की जो पूरी की पूरी जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपके पास नहीं होगा। ब्रिक्स उसका एक मॉडल है। ब्रिक्स का जो इमरजेंस है अपने आप में आपके संस्थाओं का रिएक्शन नहीं है, बल्कि उसका एक डेफिसिट मॉडल है। आपने डेफिसिट चुना, हमने एक ग्रोथ दिया। तो इस पूरे बायलैटरल विजिट को आप इससे देखिए कि एक बहुत बड़ा आइसिंग ऑन द केक है। बर्फ पिघलेगी, और जिस तरीके से चाइना एक्सेप्ट किया है कि बैक 2020 का जो स्टेटस को वहां जाएंगे, ये अपने आप में एक तरह से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और बहुत उम्मीद नहीं देखनी चाहिए, लेकिन बर्फ पिघली है, इसको हम यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इससे हम क्या समझे, क्योंकि गलवान झड़प के बाद ये पहली मुलाकात हुई है और ऐसे में अब सहमति भी बनी है। क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी भी बोल रहे हैं कि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो कहीं ना कहीं चीन भी ये चाह रहा था कि हमारा जो है वो बाजार भारत में सबसे बड़ा है वो कम ना हो, और वो भी ऐसे समय में, क्योंकि कई बार सरकार ये बोल चुकी है कि चीनी सामान जो है उसका हमें प्रतिबंध उस पर लगाना है, उसको बाय बाय कहना है, और जो हमारे भारत देश में बन रहा है उस पर फोकस करना है। तो क्या चीन ये समझ गया था कि भारत ऐसा करने वाला, और इसका असर चीन में बहुत ज्यादा खराब पड़ेगा, इसीलिए इस तरह से जो है वो रिश्ते सुलझाने की कोशिश हो रही है? सर जी देखिए, मेरा मानना है कि भारत ने अपनी संकल्पबद्ध विदेश नीति के माध्यम से, अपनी चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के माध्यम से डील करने के अप्रोच की वजह से चाइना को एक बार फिर से झुकने पर मजबूर कर दिया है। इसके पहले भी हमने 2017 में हमने देखा था कि चाइना एक रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज डोकलाम में कर रहा था, और डोकलाम को लेकर के जो चाइना के साथ हमारा जो फेस ऑफ था, जो आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन था, वो 73 दिनों तक चला। और उस समय भी भारत ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जब तक आप अपनी रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को बंद नहीं करेंगे, ये आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन समाप्त नहीं होगा। और उस समय भी मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि एक चाइना में ब्रिक्स की समिट होने वाली थी, और उस समय चाइना के शासकों को इस बात की आशंका थी कि संभव है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की समिट में शिरकत करने चाइना न जाएं, क्योंकि ये फेस ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। और जाहिर है कि चाइना ने ऐसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को डोकलाम में समाप्त किया, और उसके बाद ये
जो फेस ऑफ था वो जो है खत्म हुआ और संबंधों में एक सामान्यीकरण आया। फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में गए। तो एक बार फिर से आज भी जो भारत ने एक लंबे समय से अप्रैल 2020 में जब से चाइना ने ये जो इनकर्जन की स्थितियां पैदा की थी, उसके बाद से भारत ने जो संकल्पबद्धता दिखाई है, जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई है, हमारे जवानों ने 4 वर्षों तक कठोर जो ठंड का सामना करते हुए अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा की है। जाहिर है कि भारत की इसी ताकत की वजह से चाइना एक बार फिर से झुकने पर मजबूर हुआ है और ये निसंदेह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना जैसे एक राष्ट्र के साथ जो कि इस तरीके के चरित्र को रखता है कि वो शक्ति के सामने तो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता है। उसकी रणनीतिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक अभिन्न हिस्सा रहा है, ये भी हम जानते हैं। और आज का जो नया भारत है, हम आंखें बंद कर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है, और इसीलिए हाथ दोनों तरफ से बढ़ेगा, लेकिन एक हाथ पीछे भी रहेगा कहीं ना कहीं। कर्नल विवेक शर्मा जी, आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है इसके बाकी देशों को क्या संदेश जाते हैं, महाशक्तियों को क्या संदेश इससे जाएगा, साथ ही साथ पाकिस्तान इसको लेकर क्या सोचेगा? और दूसरी तरफ क्योंकि हम अपने ही भारत देश की बात करें तो विपक्ष लगातार निशाना भी साधता रहा है कि व्यापार नहीं हो रहा है और ऐसे में असर पड़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ विदेश में ही घूमते रहते हैं। उनके लिए अगर इतना बड़ा अगर समझौता हो रहा है तो उनको क्या संदेश जाएगा? दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में सर बताइए। वर्षा जी, सबसे पहले जो ब्रिक है, अभी जो कंट्रीज जो मेन प्रोमिनेंट कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, उसके अलावा बाकी के कंट्रीज भी हैं। अभी वो नहीं है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो अगर आपने देखा होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ईरान के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। इसके अलावा यूक्रेन रशिया के बारे में, लड़ाई के बारे में भी बातचीत हुई। फिर जो आपका इजराइल और चाइना का आपस में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। तो ये जो जैसे ही ग्रुप बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर बढ़ती रहेगी। और अगर ये भी जो हमारा है कि जो नॉर्थ साउथ में डिफरेंसेस है और ईस्ट वेस्ट में डिफरेंसेस है दुनिया के, उसको कम करना, उसके लिए ये जो ब्रिक का एक है बहुत अच्छा संगठन है, जिससे ये जो डिफरेंसेस कम भी होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अटैचमेंट है, उनसे बाहर निकल जाएंगे। हमारा एज ए इंडिया यही रहा है कि हम पीस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबकी तरक्की हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। उसको मद्देनजर रखते हुए हम हर एक के साथ बनाकर रखते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो अगर आपने देखा होगा कि जो चाइना है उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। उसका अभी जो उसका जो बेल्ट, चाइना बेल्ट चल रहा था, जो सीपैक में काम चल रहा था, वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। और उसके अलावा जो हमारा भी अभी हम चाहते हैं कि जो अपना INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो बढ़ाया जाए। तो इस सबको सारी चीजें एक साथ चलती हैं। तो हमारा चाहबार में भी इंटरेस्ट है कि वो हम करें। तो पाकिस्तान को उससे दुखी तो होगा ही, क्योंकि जो मेन है कि लेकिन पाकिस्तान को हम हार्म कर नहीं रहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो अपने आप ही अपने कामों के करके ही अपना नुकसान कर रहे हैं। उनका जो रोड बेल्ट कॉरिडोर था अभी ऑलमोस्ट बंद है, क्योंकि उनके जो ब्लोचीज और बाकी के हैं वो उसके ऊपर, चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसका चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेगा, और पहले भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो एक बड़ी कैसे कहते हैं कि वीक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसको चाइना अपने अंडर लेना चाहेगा। और उसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है कि अगर उसकी चाइना के साथ दोस्ती होती है तो वो इंडिया को किसी लेवल पर अपना सेट करने की गुंजाइश रख सकता है। अगर टू फ्रंट लड़ाई का अगर हम सोचे कि पाकिस्तान और चाइना का, अकेला पाकिस्तान तो इंडिया के अगेंस्ट कर नहीं सकेगा कुछ। इसलिए तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी चाइना में रहेगा और चाइना का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेगा। लेकिन एज ए कंट्री हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम अपनी इकोनॉमिकली अपने आप को इतना साउंड करें
अपना जो सिक्योरिटी है, जो डिफेंस है, सिस्टम इतना मजबूत करें कि हमें किसी की हिम्मत ना पड़े कि हमारे ऊपर कोई एक्शन ले सके। ठीक है सर। संदीप त्रिपाठी जी, आखिर चाइना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारा व्यापार अभी पूरी तरह से बंद है, लेकिन चाइना के साथ क्योंकि व्यापार वहां से बहुत ज्यादा भारत इंपोर्ट करता है, लेकिन क्या भारत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है चीन? देखिए, एक जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन की एक थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। दैट मींस ये थ्योरी कहती क्या है कि डज इंटरडिपेंडेंसी डाइल्यूट द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। यही कॉन्टेक्स्ट इंडिया और चाइना के उसमें लागू होता है। जिस कंट्री के साथ इतना बड़ा ट्रेड होता है, चाइना रैंक्स एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यू कैन नॉट स्विच द बटन ओवर द नाइट। ये समस्या है। जब आपका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा डीप है और प्रोफाउंड है, वहां पर आप यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट ओवर द नाइट। पहला तो ये दोनों देशों के लिए ठीक नहीं। दूसरा ये है कि नेबर कंट्री में यदि आपका पड़ोसी देश शांत है, शांत का मतलब आपको परेशान नहीं कर रहा, और यदि पड़ोसी देश मिल करके, जो ऐसा पड़ोसी देश जो दुनिया में एक कोई ना कोई एक ताकत के रूप ले चुका है, ये कोई डिबेट नहीं इस पर। हर फ्रंट में आज चाइना एक अपनी अलग पहचान बना चुका है जी। उस कंट्री के साथ यदि आपके एंगेजमेंट, आपका जो बायलैटरल रिलेशंस नॉर्मल रहता, मैं बहुत अच्छे की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ चाइना से, लेकिन यदि नॉर्मल भी रहता है तो कहीं ना कहीं जैसे रूस जो फैक्टर है, रूस के साथ और अच्छे, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस में एक पजल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। वो कभी चाइना के साथ नॉन लिमिट्स पार्टनरशिप होती है, भारत के साथ एक नेचुरल एलाई हमारा है, तो रूस बीच में पिसता है। रूस की कोशिश होती है कि दोनों साथ में आ जाए। दोनों साथ में आते हैं तो तीनों मिल करके एक जो यूरोसेंट्रिक ऑर्डर है दुनिया का, जो एक हेजेमनी है जो पिछले 75 साल से चली आ रही है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, वो कहीं ना कहीं दब होगी। और जो ग्लोबल साउथ का एक जो लीडरशिप भारत देने के लिए जो तैयार है, चाइना के साथ आने से क्या होगा, ये आवाज और मुखरता से आगे आएगी। दूसरे सबसे बड़ा कारण ये है कि आप यदि चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो दुनिया के दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, जी सबसे सर, बड़े समय की कमी है आबादी राष्ट्र, जी सर, जल्दी से 10 सेकंड में इकोनॉमिक ग्रोथ वाले, ग्रोथ स्टोरी वाले कंट्री जी। ऐसे कंडीशन में ये हमारे लिए अच्छा है कि हम चाइना के साथ अच्छे हमारे रिलेशन। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। तो जिस तरह से भारत और चाइना के बीच में दोस्ती का हाथ बढ़ा है, लेकिन क्या ये दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी? क्या हिंदी चीनी भाई भाई फिर से होंगे, या फिर ये चीन की कोई नई चाल है? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।